बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 29 अप्रैल है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन कंट्रोल टावर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान पसे पर्दा राब्तों का पता चला है। ये राब्ते कंट्रोल टावर की जानिब से किए गए या फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने नुमाइंदों के ज़रिए रावलपिंडी के साथ राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर की तफसीलात आपको बताएंगे और फिर इसी खबर में नए आम इंतखाबात कब तक होने का इम्कान है, इस सवाल पर कंट्रोल टावर का जवाब क्या है, ये डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके बाद जो आज की हमारी दूसरी खबर है, जो ईद के बाद क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां और इस मामले में जो एयरवाइट न्यूज़ का नाम आ रहा है, इस खबर की तफसीलात पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और तीसरी जो हमारी खबर है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 8 वीडियो से मुतल्लिक, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पे ईद से एक रोज़ पहले या ईद के बाद 8 वीडियो खान साहब की वायरल हो सकती हैं। तो ये 8 वीडियो का मामला क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन इससे पहले कल जो मस्जिद नबी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस वाक़े से मुतल्लिक मैं चंद दलीलें और चंद दिल की बातें आप नाज़रीन के साथ करना चाहता हूँ। किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सियासत करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। जो शख्स पाकिस्तान से उठ के या दुनिया के किसी भी कोने से उठ के जो भी मुसलमान मदीना शरीफ में जाता है या मक्का बैतुल्ला शरीफ में जाता है, तो वो मक्का में जाता है तो अल्लाह का मेहमान होता है, मदीना शरीफ में जाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका उनका मेहमान होता है। तो कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें सियासत करने के लिए पूरी दुनिया हमारे पास पड़ी है, लेकिन ये दो ऐसे मुक़द्दस मकामात हैं और जो मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबी, जहाँ पर वो शख्सियत मौजूद हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को तख्लीक़ किया। तो कल जिस तरीके से एक उस मुक़द्दस मकाम की, उस मुक़द्दम हस्ती की और उस मुक़द्दम हस्ती का जो मेहमान थे उनकी बेहुरमती की गई, इसको जितना कंडेम किया जाए वो इंतहाई कम है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई के लोगों ने की है तो उनकी मज़म्मत होनी चाहिए। माजी में अगर 2019 में जिसका सोशल मीडिया पे हवाला दिया जा रहा है, अगर ऐसा वाक़या कोई हुआ है और वो हकीकत पे मबनी भी है, तो मैं ये भी कहूँगा कि उसे भी किसी तरीके से उसे जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। यानी एक वाक़या अगर पहले हुआ है तो दूसरा वाक़या उसको जवाज़ बनाकर दुरुस्त उसे करार नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए वैसे आप ये भी देख लें, आप तमाम नाज़रीन, कि हमारे अगर मोहल्ले की मस्जिद भी हो तो वहाँ पर भी हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई ऊंची आवाज़ में मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर जाए, इस तरह से ठहर कर कोई हंगामा कर सकता है। इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगा। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में चले जाएँ, आप उनके मेहमान होते हैं, वहाँ से बुलावा आता है, मक्का से बुलावा आता है, तो आप वहाँ पर जाते हैं। आप जाके एक अंदाज़ा करके देख लें, तजुर्बा करके देख लें कि वो आपकी मेज़बानी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे आपकी मेज़बानी करता है कि आप वहाँ पे जाके सिर्फ दिल में सोचें कि आज मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, मैंने ये खाना है, तो वो चीज़ आपके पास किसी न किसी तरीके से या तो जो मस्जिद नबी है उसके हरम में पहुँच जाती है, या किसी न किसी तरीके से जिस चीज़ की आपको खाने की तलब हो रही होती है वो आपके नसीब में लिख दी जाती है और आप तक पहुँच जाती है। तो ये मैं इस पर बात करना चाह रहा था कि ये जो इस तरह के मामलात हैं, जो कल ये वाक़या पेश आया, इसके बाद फिर जो हमने इस्लामाबाद में देखा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के साथ जो वाक़या पेश आया, ये एक्शन का रिएक्शन तो हो सकता है लेकिन इससे भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे तमाम वाक़यात, इसका हमें अपनी सियासी वाबस्तगियों से, सियासी पसंद नापसंद से बालातर होकर इसे कंडेम करना चाहिए। लेकिन ऐसे कंडेम नहीं किया जाएगा तो फिर इस तरह के वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकना नामुमकिनात में से हो जाएगा और फिर मुल्क में कानून नहीं बल्कि अनारकी और इंतशार जो है वो देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आज की हमारी जो दूसरी खबर है कि ईद के बाद क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का मामला। इस हवाले से नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि अब तक जो भी मामला सामने आए हैं, चाहे वो फ़राह खान साहबा के हैं और जो पीटीआई के दीगर लोगों के इसमें नाम आ रहे हैं, इस मामले को लेके जितनी भी मवाद इकट्ठा किया गया है, जितना भी एक रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है, ये ईद के बाद ये तमाम चीज़ें बाकायदा मुकदमात की जो शेप है, शक्ल जो है वो अख्तियार कर जाएंगे। और जब ये तमाम मामलात को एक मुकदमात की शेप दे दिया जाएगा, जैसा कि अब वजारत दाखिला और वजारत कानून जो है वो आर्टिकल 6 के मुकदमात के हवाले से मुसवदे तैयार कर रहे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़, गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ख़िलाफ़, तो ये तमाम केसेस जो है वो एक बाकायदा
रिटन फॉर्म में एक मुकदमे की शेप में आ जाएंगे, तो फिर जब ये मुकदमात बन जाएंगे तो फिर गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं, गिरफ्तारियों का इम्कान जो है वो पैदा हो सकता है। 4 लोगों का हमें नाम बताया गया ज़राए की जानिब से, जिसमें 3 वफाकी वज़रा और एक खान साहब के साबिक मामले खसूसी हैं जो आइंदा 1-2 दिनों में परवास करके उड़ान भर के बाहर भी जाने वाले हैं। तो इन 4 लोगों का नाम बताया गया कि सारे फहरिस्त है कि इनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं ईद के बाद। इसके साथ साथ जो एयरवाइड न्यूज़ का मामला है उसमें नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि एयरवाइड न्यूज़ इसलिए जो है वो रेडार पर आया है कि एयरवाइड न्यूज़ ने जो एक स्टांस वन साइडेड लिया है और जिस तरीके से उस स्टांस को लेके चल रहा है कि जो बयानिए का मामला आया जिस पर DG ISPR का मौक़िफ़ भी आया, जिस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मौक़िफ़ भी आया, लेकिन फिर भी उस बात को एक बयानिए की शक्ल बना के जो सिक्योरिटी के इदारों को बदनाम करने की, मलाइन करने की, उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। तो ये बातें तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि 1 जुलाई 2021 से लेकर जो एयरवाई न्यूज़ है, तमाम चैनल से हट के एयरवाई न्यूज़ को खान साहब की हुकूमत में 6 करोड़ 84 लाख रुपए की अदाइयाँ की गई इश्तिहारात की मद में, और 5 करोड़ की ताहाल जो है वो अदायगियाँ होना बाकी है। लेकिन इसमें जो असल इशू है जिसमें एयरवाई न्यूज़ जो है इस मामले के अंदर उसका नाम आ रहा है, वो इशू नाज़रीन ये है कि एयरवाई न्यूज़ को 6 उनके नोटिस हैं जो उनकी जानिब से वायलेशंस की गई हैं, और 5 अरब रुपए का जो मुबैना तौर पे एयरवाई न्यूज़ पर एयरवाई न्यूज़ चैनल पे जो टैक्स है जिसकी अदायगी नहीं की गई, इस टैक्स की अदायगी के मामले पर एयरवाई न्यूज़ के ऊपर जो है कोई बुरा वक्त आ सकता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, पैमरा की जानिब से कोई एक्शन हो सकता है। तो ये खबर जो है वो ज़रा की जानिब से बताई गई है। लेकिन आज इसके साथ साथ जो और ख़बर है, जो अरशद शरीफ साहब ने FIA के मुबैना तौर पे हरासमेंट के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, जिसमें आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ सहाफ़ी अदालत में पेश हुए हैं, कुछ सहाफ़ियों ने अदालत में जाके गवाही दी है। तो इस अदालती कार्रवाई की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। कल नाज़रीन अरशद शरीफ साहब ने यह दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए थे, और कल की दरख्वास्त पर जो समाअत हुई थी इसमें जो DG FIA थे और जो IG इस्लामाबाद थे उन्हें नोटिस जारी करके आज की अदालती कार्रवाई में तलब कर लिया गया था। आज नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस अख्तर मिल्लन ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुलीं, जो कैदी वैन थी वो क्यों बुलाई गई, और आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात को 12 बजे अदालतें खोलना अदालत की मजबूरी बन गई, चीफ जस्टिस की मजबूरी बन गई। तो आज नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले चीफ जस्टिस अख्तर मिल्लन की जानिब से जो वकील हैं अरशद शरीफ के, उनसे भी पूछा गया और अरशद शरीफ से भी पूछा गया कि आप ये बताएं कि काशिफ अब्बासी अपने प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं कि रात को अदालतें 12 बजे क्यों खुलीं। चीफ जस्टिस अख्तर मिल्लन ने कहा कि क्या आप लोगों का जो एतमाद है इस अदालत के ऊपर, उस एतमाद को ख़त्म करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो रात 12 बजे अदालतें खोलने की बात की जा रही है, क्या हमने कोई हुक्म जारी किया था, क्या अदालतें वाकई खुली थीं, कोई अदालत लगी थी, उसमें कोई समाअत हुई थी। चीफ साहब ने कहा कि जिस दरख्वास्त के ऊपर अदालत खोलने का फैसला किया गया था वो अदालत अगली सुबह टेकअप की गई और इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा के। और फिर इसी कमरा अदालत में एयरवाई न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं, जो हाई कोर्ट की कार्रवाई को रिपोर्ट करते हैं, कवर करते हैं मुकदमात की समाअत को, उन्हें रोस्टम पे बुलाया गया। अरशद शरीफ साहब भी मौजूद थे, अरशद शरीफ के वकील फैसल चौधरी भी मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पर एक और दिलचस्प चीज़ जो है वो चंद दिनों से देखने में मिल रही है कि तमाम जितने लीगल माइंड्स हैं PTI के, वो आपको अदालतों में नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ वाहिद फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी, हर केस में वो आपको वकालत करते हुए PTI के मामलात की जो है वो वकालत करते हुए या नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा चेंज है। फैसल चौधरी साहब बड़े अच्छे वकील हैं, कभी अदालत से मुतल्लिक वो नेगेटिव बात नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो आज अदालती कार्रवाई के दौरान जो एयरवाई न्यूज़ के रिपोर्टर हैं उन्हें रोस्टर पे बुलाया गया और उनसे कहा गया कि बताएं अपने ये जो अरशद शरीफ साहब ठहरे हैं और उनके जो वकील हैं कि क्या हमने 2019 में ये एक अलामिया ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था कि हंगामी नोयत का अगर कोई केस होगा जो आइन से मुतल्लिक होगा या पिछे हुए तबके से मुतल्लिक होगा, बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक होगा, तो ऐसे केसेस को जो मामूल के अकाउतकार हैं उनसे हट के सुना जाएगा। तो इस पर एयरवाई न्यूज़ के रिपोर्टर जहांगीर असलम ने कमरे अदालत में रोस्टम पर ठहरे हुए ये कहा कि मैंने इस प्रेस रिलीज़ और इस नोटिफिकेशन से मुतल्लिक अपने इदारे को मुतला कर दिया था, मैंने बता दिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने फैसल चौधरी से यह सवाल पूछा कि जो मतीउल्लाह जान के अगवा का मामला था, क्या उस अगवा के मामले पर जो मतीउल्लाह जान को अडप्ट किया गया था, अदालत ने कब हुक्म पास किया था, किस वक्त ऑर्डर जारी किया गया था, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि मामूल के अकातकार से हट के मतीउल्लाह जान के एब्डिक्शन के मामले पर इसी अदालत ने हुक्मनामा जारी किया था। इसके बाद नाज़रीन चीफ साहब ने यह कहा कि अगर रात को अरशद शरीफ को उठा लिया जाए तो क्या ये अदालत नहीं खोली जाएगी, क्या ये अदालत नहीं खुल सकती।
और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदालतें बोल नहीं सकती तो उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। अगर आइन पीछे हुए तबके और आइन की खिलाफवर्जी का मामला हो तो अदालत रात के 3 बजे भी खुल सकती है। फिर चीफ साहब ने दो बड़ी अहम बातें की माजी के दो वाक़यात के हवाले से, तारीखी वाक़यात के हवाले से, कि 4 जुलाई 1977 को और 12 अक्टूबर 1999 को अगर अदालतें खुलती तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। और फिर अफजल भट्ट साहब जो कि अरशद शरीफ साहब के साथ गए थे, साफियों के वो समझे के लीडर हैं, उनसे पूछा गया कि क्या इस अदालत ने कोई ऐसा हुक्म जारी किया जब रात को 12 बजे अदालतें खुली, क्या इस अदालत से आपको कोई कंप्लेंट है? तो अफजल भट्ट ने कहा कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि साफियों की दरख्वास्तें हमने सुनी है, अरशद शरीफ की दरख्वास्त भी यही अदालत सुन रही है। और चीफ साहब ने कहा कि बयानिया बना हुआ है कि क्या कोई इस अदालत को अप्रोच कर सकता है, क्या ये अदालतें किसी के कहने पर खुल सकती हैं? और फिर अरशद शरीफ साहब से पूछा गया कि क्या आपने मिसिंग पर्सन जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होती है कभी उन केसेस पर प्रोग्राम किया है? तो अरशद शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया। वही एतराफ़ जब हम उस बात का अपने यूट्यूब चैनल पे जिक्र करते हैं तो बहुत सारे दोस्त हमें उल्टा बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज अरशद शरीफ साहब मेरे भी उस्ताद हैं, मैंने उस्ताद ही कहता हूँ, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि टीवी के ऊपर गैर एलानिया सेंसरशिप है। इस मौजू के ऊपर प्रोग्राम करने पर नामालूम अफराद जो है प्रोग्राम करने से रोक देते हैं। यानी जो लोग कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में आज़ादी है, आप कोई भी बात कर सकते हैं, तो अरशद शरीफ साहब जो हैं वो खुद अदालत में ठहर के चीफ जस्टिस के सामने एतराफ़ कर रहे हैं कि मीडिया पर गैर एलानिया सेंसरशिप मौजूद है। इसके बाद नाज़रीन चीफ साहब ने कहा कि अदलिया ने 9 अप्रैल को बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया, किसी गैर कानूनी गैर आनी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। काशिफ़ अब्बासी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मगर जो उन्होंने बात कही अपने प्रोग्राम में उससे मुझे हैरत हुई। इसके बाद फैसल चौधरी ने उनसे ये भी पूछा कि कॉल आई थी हमें, फैसल चौधरी से चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आपका मसला हल हो गया अरशद शरीफ साहब को जो आपने हरासमेंट के मामले पर अदालत से रजू किया है? तो फैसल चौधरी ने कहा कि हमें कॉल आई थी कि जो बोइंग 777 के हवाले से खबर दी है उस पर गिरफ्तारी हो सकती है, जिस पर अरशद शरीफ के कहने पर मैंने ये दरख्वास्त दायर कर दी है। ईद आ रही थी तो मुश्किल हो सकती थी, तो इसलिए अदालत से रजू किया गया। फिर फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि घर भी जाना होता है तो इतना इल्ज़ाम लगाएंगे जितना इल्ज़ाम लगाने के बाद मेरे मौक्कल जो है वो घर पहुँच सकें। तो चीफ साहब ने कहा कि ईद पर भी अगर कुछ होता है तो ये अदालत अरशद शरीफ के लिए खुलेगी। 9 अप्रैल को मसला क्या हुआ था वो आपके सामने है। इस अदालत की लाइट जो है वो ऑन की गई और एक बयानिया बना दिया गया जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि प्रिजनर वैन भी मंगवाई गई थी। तो फैसल चौधरी की इस बात पर चीफ जस्टिस ने यह जवाब दिया कि जो प्रिजनर वैन आई थी वो क्योंकि मुजाहिरीन इकट्ठे हो गए थे, उन मुजाहिरीन के लिए जो कैदी वैन थी वो गालिबन पुलिस की जानिब से बुलाई गई थी। इसके बाद नाज़रीन केस की समाअत को 12 मई तक मुलतवी कर दिया गया है और जो पुलिस है और जो एफआई है उससे इस मामले पर फर्दर रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। अब जो आखिरी खबर है, जो खान साहब की 8 मुबैना वीडियो से मुतल्लिक एक यूट्यूब चैनल है मौज़म फ़खर साहब, उन्होंने ये खबर दी है कि एक ऐसी शख्सियत के पास 8 वीडियो खान साहब की मुबैना तौर पर मौजूद हैं जिन वीडियो से मुतल्लिक खान साहब ने हुकूमत में होते हुए खदशे का इजहार भी किया था कि अगर हमें हुकूमत से निकाला जाएगा तो हमारे खिलाफ वीडियोज़ को लीक किया जाएगा, हमारी जो करैक्टर असैसिनेशन है वो की जाएगी। तो मौज़म फ़खर साहब ने अपने प्रोग्राम में ये दावा किया है कि जिस साहब के पास, जिस शख्स के पास ये वीडियोस मौजूद हैं, ये वीडियो वो शख्स जिन्होंने इसका अपना फॉरेंसिक भी करवा लिया है, इसकी वेरिफिकेशन भी करवा ली है इलेक्ट्रॉनिकली जो भी होती है प्रोसीजर, तो मुमकिन तौर पे ईद की जो चांद रात है या ईद के बाद ये वीडियो जो है वो सामने आ सकती हैं। और इन वीडियोज़ का मकसद जो है वो खान साहब को दबाव में लाना है। लेकिन इन वीडियोज़ को काउंटर करने के लिए खान साहब ने जो 20 लाख का मजमा इस्लामाबाद में इकट्ठा करने का फ़ैसला किया है, ये दरअसल उसी दबाव को, उसी जो प्रेशर है उसे फिज़ल आउट करने के लिए खान साहब ने ये जो है वो फ़ैसला किया है कि 20 लाख लोग जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। नाज़रीन आखिरी जो खबर थी, जो कंट्रोल टावर और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के पसे पर्दा राब्ते हुए हैं, ये ख़बर बताना रह गई थी तो अब इसे अलग से रिकॉर्ड करके पहली वीडियो के साथ मैंने अटैच किया है। ख़बर नाज़रीन ये है कि ये राब्ते किसने किए हैं, कंट्रोल टावर की जानिब से किए गए हैं या फिर इमरान खान ने अपने नुमाइंदों के ज़रिए ये राब्ते करने की कोशिश की है, इस हवाले से तो हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2 अरकान के साथ कंट्रोल टावर के राब्ते हुए हैं या फिर उन 2 अरकान ने कंट्रोल टावर के साथ राब्ते किए हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि पीटीआई के 2 लोगों के कंट्रोल टावर के साथ राब्ता हुआ है और उसमें एक शख्सियत तो ख़ुद चल के कंट्रोल टावर के पास गई है और उसमें कहा यह गया है कि दरमियानी रास्ता निकाला जाए, मौजूदा हालात में कशीदगी को कम किया जाए ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आ सके, मुल्क में जो है वो पीस आ सके, अमन आ सके।
जिस पर नाज़रीन कंट्रोल टावर ने यह जवाब दिया है कि मुल्क की जो सालमियत है, जो इस्तेहकाम है, वो पाक फ़ौज की तरजीहात में शामिल है। लेकिन साथ ये में ये भी कह दिया गया है कि जो सियासी मामलात हैं, इन सियासी मामलात से फ़ौज जो है ख़ुद को कतई ताल्लुक़ रखेगी, ख़ुद को दूर रखेगी, इन मामलात में फ़ौज नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ पर मुल्क के इस्तेहकाम की बात आएगी, जहाँ पर मुल्क की सालमियत की बात आएगी, तो पाक फ़ौज का या इदारों का, कौमी सलामती के इदारों का जो भी किरदार है, उसे भरपूर तरीके से अदा किया जाएगा। और साथ में ये जो नए इंतखाबात का मामला है, मेरी अपने ज़राए के साथ, कंट्रोल टावर के सोर्सेस के साथ बात हुई कि मुमकिना तौर पे कब तक आइंदा के आम इंतखाबात हो सकते हैं। तो उस हमारे कन्फर्म सोर्स ने, बावसूख ज़रिए ने ये बताया है कि 7 माह तक, 6 से 7 माह तक जो है वो इलेक्शन होने का इम्कान नहीं है। 6 से 7 माह के अंदर आम इंतखाबात करवाए नहीं जा सकते। तो उस सोर्स ने मज़ीद इस डेवलपमेंट से मुतल्लिक कि नया आर्मी चीफ़ कौन लगाएगा और नया आर्मी चीफ़ मुमकिना तौर पे किसके कहने पे लगेगा, ये तफ़सीलात भी हमारे साथ शेयर की गई हैं, लेकिन ये अगले प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।